नमस्कार, उज्जैन टीवी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है। मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर के विरोध में जारी है कांग्रेसियों द्वारा पुतला दहन का क्रम। संविदा एवं अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल के दूसरे दिन प्रदर्शन कर सांसद को सौंपा ज्ञापन। बाहर से शिप्रा घाट पर तर्पण पिंडदान करने आए श्रद्धालुओं को बेरंग लौटाया प्रशासन ने। वीरनगर में मिला बुजुर्ग महिला का 3 दिन पुराना शव, पुलिस जुटी जांच में। और इसी के साथ समाज सेवी संस्थाएं लगातार उपलब्ध करा रही है जरूरतमंदों को भोजन सामग्री, तो वहीं ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों की भी हो रही है सेवा। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री के पुतले दहन का सिलसिला जारी है। कांग्रेस सेवा दल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ दायर एफआईआर का विरोध किया। दोपहर के पहले तक कांग्रेस का धरना प्रदर्शन सिर्फ नारेबाजी तक सीमित था, जो कांग्रेस सेवा दल की तरफ से किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शन स्थल पर कांग्रेस सेवा दल के अरुण रोचवानी, प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान, राजेश लश्करी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मगर गाड़ी अड्डा और मकोड़ियां पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में जो प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया, उसने माहौल को गर्मा दिया। कल की तरह पुलिस पुतले को छीनने के लिए लपकती हुई दिखाई दी, मगर पुतला दहन हो गया। यह बात जुदा है कि पुलिस ने पुतले की आग ठंडी कर दी। पुतला दहन के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम दिया गया ज्ञापन सीएसपी पल्लवी शुक्ला को सौंपा गया। इसके पूर्व ज्ञापन का वाचन किया गया। आज शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया है और हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के ऊपर जो झूठा मुकदमा एफआईआर दर्ज की गई थी, ये इसके विरोध में था। और उज्जैन में जब वो आए थे, उन्होंने कुछ बातें इस सरकार के खिलाफ उठाई थी। उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने उनके पुतले मंडल स्तर पे जलाए थे। ये उसका उत्तर है। और अगर वो अभी भी नहीं माने तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में घुस के शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा सरकार का पुतला जलाएंगे। ज्ञापन दिया गया है, जो एफआईआर हुई है उसके फैक्ट्स को देखना है, एविडेंसेस को देखकर उसको निरस्त करने की मांग की गई है। जांच में लिया गया है मैटर, जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ भेरू नाले पर धरने पर बैठे कांग्रेसी नेता अशोक भाटी ने अपने कथन में बताया कि जिवाजीगंज थाने के एक आरक्षक यादव ने लाठियां बरसाई। जब इस बाबत टीआई का ध्यान आकर्षण किया गया तो टीआई भदौरिया ने असाधारण व्यवहार किया। ये मैंने यही बोला है कि भाई हम शांतिपूर्वक तरीके से धरने पे बैठे थे। आपका जो आरक्षक है 649 को यादव करके डंडे मार रहा है। क्या गुनाह किया हमने? आम जनता की बात को अगर जनता के समक्ष नहीं रखेंगे, कौन रखेगा? कोई तो बोलने वाला होना चाहिए ना। वो भदौरिया खुद जो है वहाँ जिम्मेदार आदमी बैठा है, वो बोलता बोले कुछ नहीं हुआ ऐसा, और बोले तेरी बसें चलती है, तेरे खिलाफ बोले अवैध मादक पदार्थ रखवा के और तेरे को भी अंदर करवा दूँगा। ऐसे ऐसे भ्रष्ट भदौरिया जैसे लोग तो जिवाजीगंज थाने के अंदर सब इंस्पेक्टर के रूप में टीआई का चार्ज लिए हुए काम कर रहे हैं। ऐसा तो प्रशासन चल रहा है। इसका लड़का जो है भाजपा का कोई नेता है, वो खुद बोलता है कि मेरा लड़का जो है भाजपा का बड़ा नेता है। नरोत्तम मिश्रा जो है उसके बिना उज्जैन में पैर नहीं रखते हैं, और मैं तेरे खिलाफ जो है झूठे मुकदमे दायर करवा के और तेरे परिवार को अंदर करा दूंगा, तेरी बसें नहीं चलने दूंगा। इसी कड़ी में दौलतगंज ब्लॉक कांग्रेस ने गोपाल मंदिर क्षेत्र में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। मुख्यमंत्री के पुतला दहन को लेकर पुलिस ने गोपाल मंदिर क्षेत्र की किलाबंदी की थी, ताकि कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला दहन में शामिल ना हो सके। जगह जगह बैरिकेडिंग भी की गई, लेकिन उसके बाद भी कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से कहासुनी भी हुई। वह कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। नारेबाजी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंक दिया। दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मुजीब भाई सुपारीवाला ने बताया कि अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई तो धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। ये पुतला तो सिर्फ एक मात्र इस बात का संकेत है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे प्रकरण हमारे कमलनाथ जी के ऊपर जो दर्ज कराए हैं, उससे हमारा पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस
के कार्यकर्ता खफा हैं और आगे चल के ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर एफआईआर वापस नहीं ली जाती है तो आगामी आने वाले दिनों में वो परिणाम भुगतने को तैयार रहें। शिवराज जी, तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी जब घर घर से कमलनाथ निकलेगा। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ व अस्थायी कोविड कर्मचारी संघ ने हड़ताल के दूसरे दिन प्रदर्शन कर अपनी मांगों से अवगत कराया सांसद को। गौरतलब है कि सरकारी अस्पतालों में नियुक्त अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि उनका वेतनमान भी नियमित कर्मचारियों के समक्ष किया जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ व अस्थायी कर्मचारी संघ कोविड के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्थायी कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें भी संविदा नियुक्ति दी जाए। इस बाबत एक ज्ञापन कर्मचारियों द्वारा सांसद अनिल फिरोजिया को सौंपा गया। अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव ने कहा, विगत 2 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और अस्थायी कोविड कर्मचारी संघ दोनों ही मिलकर हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 जून 2018 को एक संविदा नीति बनी थी जिसमें है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समकक्ष 90% वेतनमान देने का निर्देश था, जो सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार कई विभागों में लागू हो चुकी है। परंतु विगत 3 वर्षों के इंतजार के बाद भी एनएचएम में लागू नहीं हो पाई है और एनएचएम के कर्मचारी लगातार 2 वर्षों से कोरोना की लहर में काम कर रहे हैं। पिछली लहर में भी पूरा काम किया था और उसके बाद बीच में कुछ समय आया था तो हमने प्रशासन को ज्ञापन विज्ञापन सब कुछ दिया, लेकिन हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ अभी तक। वहीं सांसद अनिल फिरोजिया का कहना था कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा कर जल्द ही निराकरण किया जाएगा। उनकी कुछ मांगे हैं जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत चल रही है और विचार विमर्श चल रहा है। थोड़ा कुछ कहीं पेच वेच है उसको निपटा के पॉजिटिव इनके लिए आश्वासन दिया कि हम मुख्यमंत्री से बातचीत करके इनका। वहीं पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने गए कर्मचारी मंत्री के दिए गए जवाब से खासे नाराज नजर आए। इस बाबत स्वास्थ्य कर्मी चेतना रावल ने बताया, हमारी मांगे है कि हम कोविड में पिछले 1 से 1.5 साल से काम कर रहे हैं। हमारी यही मांगे है कि हमको या तो संविदा में संविलीन कर दिया जाए या परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन हमको ऐसे निकाला ना जाए। हमारे मंत्री जो है मोहन यादव, उन्होंने कल बताया कि हमको ज़रूरत थी तो हम जॉब करने आए, हमको पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन ये बात गलत है। उनके पापा जो एडमिट थे पिछले 1 या 1.5 महीने पहले, वहाँ माधव नगर स्टाफ ने उनको सही करके घर पहुँचाया, तो क्या उनको ऐसी बात बोलनी चाहिए? मैं मंत्री जी से सवाल करती हूँ कि उनको ऐसा बोलना चाहिए क्या? गलत है ना ये तो। हमने कोविड में मतलब पेशेंट से चिपक कर उनकी सेवा करी और उन्होंने आज ऐसा बोला, हमको कितना दर्द हुआ होगा इस चीज़ का। हम अपने छोटे छोटे बच्चों परिवार को छोड़कर यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, और आज हमको मतलब ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा तो हमको कितना दर्द होगा। कल भी पेपर मतलब वो आया है कि बीएससी जो इंटर्नशिप स्टाफ है उनको 35,000 सैलरी दी जाएगी और हमको 20,000 और हमको धक्का देके निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विदाउट रजिस्ट्रेशन है और हम ट्रेनिंग स्टाफ है, हमारा रजिस्ट्रेशन है। कोई 7-7, 8-8 साल हम ट्रेनिंग करके आए कोई हॉस्पिटल में, तो हमको 20,000 मिलनी चाहिए और जो स्टूडेंट है उनको 35,000 सैलरी दे रहे हैं। प्रशासन ने शिप्रा के रामघाट पर स्थानीय व्यक्ति को पिंडदान एवं तर्पण की अनुमति दी थी, अतः बाहर से आए लोगों को प्रशासन ने बैरंग लौटा दिया। पंडे पुजारियों के निरंतर आग्रह पर प्रशासन ने रामघाट पर स्थानीय व्यक्तियों को सीमित संख्या में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पिंडदान और तर्पण की अनुमति दी, मगर उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने की कहावत को चरितार्थ करते हुए बाहरी व्यक्ति भी रामघाट पर पिंडदान और तर्पण करने के लिए आने लगे। पुलिस ने तूफान गाड़ी से आए 1 दर्जन व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें जीरापुर बैरंग लिफाफे की तरह वापस भेज दिया। गाड़ी आ गई थी तो उसकी चालानी करवा दी, रसीद कटवा दी उसकी। क्या नियम है यहाँ का? भी जो लोग बाहर के केवल उज्जैन के लोगों की परमिशन है और बाहर के कोई भी गाड़ी नहीं आएगा, कोई यात्री नहीं आएगा बाहर का। वीरनगर में मिली 75 वर्षीय महिला की 3 दिन पुरानी लाश पुलिस जांच में जुटी। आगर रोड स्थित वीरनगर में रहने वाले मुकेश कुमार के मकान से बदबू आई तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने बताया कि उक्त कमरे में रचना पति सत्यनारायण शर्मा उम्र 75 साल रहती है तथा वह 3 दिन से दिखाई नहीं दे रही। इस पर पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और अंदर देखा तो वृद्धा की लाश पड़ी मिली। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है तथा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभी तक मौत का कारण पता नहीं चला। मौके पर एफएसएल पार्टी भी पहुंच गई थी। सूचना मिलने पर मृतका की पुत्री चंदा भी मौके पर आ गई थी। हमारी माता जी थी और
स्वस्थ थी वो, ऐसे 4-5 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई थी और कभी कभी मिलना जुलना भी होता था उनसे। और अभी जो भी घटना हुई उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं था। अभी यहाँ वाले लोगों ने मतलब फोन वोन करा, जब पता चला जब हम लोग आए। कहाँ, क्या नाम था इनका? ये यहाँ पे रंजना शर्मा। पिछली बार कब बात हुई थी आपकी? 4 दिन पहले हुई थी सर, फोन पे हुई थी। तो आपको घटना की जानकारी तो आपको इसके पीछे यहाँ पर रहते थे, अकेले रहते थे? अकेले रहते थे वो तो। वो तो शांत हो गए, उनको पुलिस गाड़ी। क्या करते थे वो? गाड़ी चलाते थे प्राइवेट। महाकाल सेना द्वारा लगातार किया जा रहा है जरूरतमंदों को भोजन वितरण। 700 से 800 भोजन पैकेट प्रतिदिन हो रहे तैयार। लॉकडाउन ने जहां निचले तबके के लोगों के लिए दाल रोटी का संकट खड़ा किया, तो वहीं सामाजिक संस्थाओं ने इनकी उधर पूर्ति का भी इंतजाम किया। इसी तारतम्य में महाकाल सेना द्वारा रामघाट स्थित एक निजी परिसर में जरूरतमंदों के लिए प्रतिदिन 700 से 800 पैकेट तैयार कर वितरित किए जाते हैं। इसमें खास बात यह है कि महाकाल सेना के युवा सदस्य सामग्री लाने, भोजन बनाने से लेकर वितरण तक अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। संस्था के चिंटू शर्मा, प्रतीक बंसल, श्रीपाल राजावत, तनुज छिपा, महेश वर्मा, सौरभ गुप्ता, चेतन दुबे, चिंटू चौहान, सुनील बंसल, योगेश बंसल, सुनील सेठी, आकाश बंसल, गौरव शर्मा, बंटी खंडेलवाल, यश नागर, भूपेंद्र चौहान, रोहित परमार, किशोर ठाकुर, नितेश दुबे, ऋषभ सामरिया, सौरभ यादव भोजन वितरण में अपना योगदान दे रहे हैं। इस बाबत संस्था सदस्य प्रतीक बंसल ने जानकारी देते हुए बताया, ये 10 मई से सतत महाकाल सेना द्वारा सेना गार्डन में 10 मई से 400-500 पैकेट डेली जरूरतमंदों को बांटे जा रहे हैं, जो कि हरसद्दी, महाकाल, नरसिंहघाट, रानी गेट, गोपाल मंदिर, चैरिटेबल, जहाँ जहाँ मतलब ज़रूरतमंद है वहाँ सभी जगह बांटे जा रहे हैं। कितने जने की टीम है आपकी? 25 से 30 लोगों की टीम है, जो सुबह 6 बजे से लगातार सेवा दे रही है। हम गाड़ियों से अलग अलग हिस्सों में जाकर सब जगह जरूरतमंदों को सभी जगह दे रहे हैं। समाजसेवी संस्था अनवरत कर्तव्यरत पुलिस कर्मियों को कर रही है शीतल जल एवं मास्क वितरण। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात सामाजिक जनतांत्रिक पार्टी भारत की अपने नाम से भले ही राजनीतिक दल लगे, मगर कोरोना काल में उक्त सामाजिक संगठन अपने समाज के प्रति दायित्वों को निभा रही है। इसी सिलसिले में इस संगठन के कार्यकर्ता अहर्निश सेवारत पुलिस कर्मियों को वाटर पाउच के साथ मास्क का भी वितरण कर रहे हैं। ये जब से कोरोना काल चल रहा है, उस व्यवस्था के अंदर हमारी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से सभी तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इस तरह गरीब बस्तियों में जाके राशन का वितरण करना और हर तरह की मेडिकल इंफॉर्मेशन को दी जा रही है और किट सारे प्रदान की जा रही है। उसी क्रम के अंदर आज हमने जब फ्रंटलाइन वर्कर का एक जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है पुलिसकर्मी, उनके जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंटों पे जगह जगह जाके सैनिटाइजर और मास्क और उसका वितरण किया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा पर हुए वर्ष के प्रथम चंद्रग्रहण पर नहीं हुआ धार्मिक परंपराओं का निर्वहन। दिवस मध्याह्न होने से नहीं दिखाई दिया उज्जैन में। वर्ष का प्रथम चंद्रग्रहण बुद्ध पूर्णिमा पर मध्याह्न 3:15 से सायंकाल 6:23 तक रहा। यह भारत के पूर्वोत्तर व पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में दिखाई दिया। शेष भारत में इसकी दर्शिता नगण्य रही। अतः चंद्रग्रहण पर होने वाली धार्मिक परंपराओं, मंदिरों को बंद रखना, स्नान दान आदि का निर्वहन नहीं किया गया। इस विषय में चंद्रग्रहण के पूर्व ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने अपने उद्गार कुछ यूं व्यक्त किए। देखिए, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के रोज और सूर्य ग्रहण होता है अमावस के रोज। आज वैशाखी पूर्णिमा है, इस वजह से ग्रहण का संयोग बना है। लेकिन अगर चंद्र ग्रहण अगर दिन में हो तो दिन में तो चंद्र का दर्शन होता ही नहीं, इससे ग्रहण देखा ही नहीं जा सकता। इसी प्रकार अमावस में यदि सूर्य ग्रहण हो और रात्रि में हो तो रात्रि में सूर्य का दर्शन नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आज के चंद्र ग्रहण का इसलिए महत्व नहीं है कि ये दिन में है, इस वजह से दृश्य नहीं होगा। जहाँ इस समय रात्रि होगी वहीं केवल वो ग्रहण दिखाई देगा। तो जहाँ दिखाई देगा वहीं उसका पालन करने का, स्नान दान का, उसका राशिगत प्रभाव, उस क्षेत्र पर अच्छा बुरा प्रभाव, ये सब होगा। इसलिए आज के ग्रहण का हमारे यहाँ भारत में उसका कोई प्रभाव नहीं है। वैशाख पूर्णिमा पर स्थानीय रामघाट पर पुण्य सलीला मां शिप्रा का प्राकट्य दिवस मनाया गया।
शिप्रा सरिता जन्मोत्सव पूर्णिमा पर्व काल पर शिप्रा के प्रमुख रामघाट पर तीर्थ पुरोहितों व शिप्रा तैराक दल द्वारा मां शिप्रा का पूजन कर दुग्ध पुष्प अर्पित किए गए। शिप्रा गंगा मंदिर में भी पूजन संपन्न किया गया। इस अवसर पर शिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी, शिप्रा आरती पुजारी पंडित अभिषेक जोशी, पंडित आनंद जोशी व अन्य भक्तजन उपस्थित थे। माता शिप्रा जी मोक्षदायिनी है। महापुराण के अनुसार भगवान शिव जी जब भिक्षा मांगने निकले थे तो भिक्षुक के रूप में भगवान विष्णु के सामने गए। भगवान विष्णु ने उनको भिक्षा के रूप में कुछ दान दिया। भगवान शिव ने उस दान को देखकर लगा कि ये मेरे लायक नहीं है, तो भगवान शिव गुस्सा होकर के भगवान विष्णु को उन्होंने त्रिशूल मार दिया। तो त्रिशूल के कारण भगवान विष्णु ने उनका हाथ आगे बढ़ाया, उनकी तर्जनी उंगली उससे कट गई। उनका जो प्याला था वो खून से भर गया। वो प्याला नीचे पृथ्वी पर गिरने के पश्चात भगवती माँ शिप्रा का जन्म हुआ और यहाँ पर देवास के बीच में शिप्रा गांव है, वहाँ से भगवती माँ शिप्रा की उत्पत्ति हुई है। बहुत पुण्य वहाँ पर आज हम लोगों ने शिप्रा जयंती बनाई। यहाँ पर आज शिप्रा जी का उद्गम हुआ था। जब से हम लोगों यहाँ पर अभी शिप्रा जी का पूजन अर्चन किया, भगवती से यही गुहार लगाई कि जिस तरीके से कोरोना महामारी हमारे पूरे देश को निचोड़ रही है, उस तरीके से भगवती हमें निजात प्राप्त। और इसी जन्म उत्सव को लेकर हमने थोड़ी सी पूजा अर्चना की भगवती की। सोशल डिस्टेंसिंग सारे सिस्टमों का पालन किया, धारा 144 का भी पालन किया। 4 लोगों ने यहाँ पर पूजा अर्चना की। शिप्रा सर्वत्र पुण्यायाम ब्रह्म हत्योपारणी अवंतिकायाम विशेषेण शिप्रा उत्तर वाहिनी। आज शिप्रा माता का उद्गम जन्म उत्सव है। शिप्रा जयंती के नाम से भी इसको माना गया है। और आज पूर्णिमा का दिन है, जो बुद्ध पूर्णिमा भी मानी गई है। आज शिप्रा माता में स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। हमारे शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक कोरोना से जागरूकता और बचाव हेतु दे रहे हैं कुछ हिदायतें। आइए जानते हैं उनकी सलाह। वर्तमान में जो महामारी का दौर चल रहा है, इसमें हमें एकजुट होकर मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन आदि व्यवस्थाओं के द्वारा इस व्याधि को दूर करने में सहयोग प्रदान करना है। साथ ही महाविद्यालय चिकित्सालय द्वारा वितरित की जा रही औषधियों के द्वारा हम प्रभावितों को अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और व्याधि प्रतिषेध के लिए अणु तेल और संशमनी बटी, आयुष क्वाथ के द्वारा और पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए आरोग्यवर्धिनी और पंचकोल वगैरह समस्त औषधियों के द्वारा रोगियों को उपचार कर लाभ प्रदान किया जा रहा है। साथ ही इस महामारी के दौर में अणु तेल और नस्य के द्वारा और आयुर्वेदिक दिनचर्या, आहार विहार के पालन के द्वारा ही हम सभी प्रभावितों को एक दिशा निर्देश के माध्यम से लाभ प्रदान कर रहे हैं। और साथ ही अतिशीघ्र इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए विशेष प्रयास के तहत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और ब्लैक फंगस को भी दूर करने के प्रयास के तहत अक्षय तर्पण इत्यादि जो महाविद्यालय में चिकित्साएं प्रदान की जा रही है, उसके माध्यम से हम सफल प्रयास के द्वारा इस महामारी को दूर करने के लिए कामना करते हैं। और समस्त प्रदेशवासियों को अतिशीघ्र लाभ प्राप्त हो और जन हानि कम से कम हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जय आयुर्वेद, जय धन्यवाद। इसी के साथ जानते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों को। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर के विरोध में जारी है कांग्रेसियों द्वारा पुतला दहन का क्रम। संविदा एवं अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल के दूसरे दिन प्रदर्शन कर सांसद को सौंपा ज्ञापन। बाहर से शिप्रा घाट पर तर्पण पिंडदान करने आए श्रद्धालुओं को बेरंग लौटाया प्रशासन ने। वीरनगर में मिला बुजुर्ग महिला का 3 दिन पुराना शव, पुलिस जुटी जांच में। और इसी के साथ समाज सेवी संस्थाएं लगातार उपलब्ध करा रही है जरूरतमंदों को भोजन सामग्री, तो वहीं ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों की भी हो रही है सेवा।
तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।